वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, उसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस जो कि पहले ही क्लास में उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ताकि आप लोग उस 20 क्वेश्चंस को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकें। और अब वहाँ से हम लोग 21वें क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा है कि पहला क्वेश्चन आपके बीच है, जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो स्टूडेंट, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जड़त्व समझना चाहिए। जड़त्व का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जड़त्व यानी कि स्टूडेंट्स इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है? एक गुण है किसी वस्तु का, जो वस्तु को अगर विराम में है तो विराम में, अगर गति में तो वो गति में ही रहने देने के लिए प्रेरित करता है। यानी अगर हम लोग सोए हुए हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग सोए हुए ही रहें। जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दौड़ते रहें। तो यानी कि ये जो गुण होता है हर वस्तु में होता है। तो जब हम बस में खड़े होते हैं तो हमारा जो शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है वो हम लोग का तो विराम में रहता है, यानी कि हम लोग का जो पैर है ये बस पे लगा हुआ है। तो ये आपका जो है ये पैर तो गति में है, आधा शरीर का हिस्सा। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये ऊपर का हिस्सा तो विराम में रहता है। स्टूडेंट्स, ये तो आप लोग समझते होंगे, क्योंकि ऊपर तो गति नहीं कर रहा है। लेकिन जब बस मुड़ती है तो ये तो गति के साथ मुड़ गई, लेकिन हमारा शरीर जो है तुरंत गति में नहीं आया, विराम में था। इसलिए ये शरीर बस से क्या होता है, बाहर की ओर निकलता हुआ नजर आता है। तो ये किस कारण होता है स्टूडेंट्स? ये गतिक जड़त्व के कारण होता है। गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, और हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा विराम में था, इसलिए वो विराम में ही रहना चाहता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स की भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो स्टूडेंट्स, मैंने भू स्थिर उपग्रह के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कौन सा सही नहीं है, तो सभी ऑप्शन को देखें। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि इसकी जो अवधि होती है वो 24 घंटे है। तो स्टूडेंट्स, ये बात सही है, क्योंकि इसकी अवधि तो 24 घंटे है, क्योंकि ये पृथ्वी के तरह ही एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगाती है। तो ये तो सही है। दूसरा कहता है कि इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है। तो भू स्थिर उपग्रह स्टूडेंट्स, ये पृथ्वी के समान ही सारा चीज़ होता है। इसलिए अगर ये इस तरह से कोणीय वेग अगर इसका जिस तरह से होगा, तो यहाँ पर आपके दोनों के कोणीय वेग क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। तो कोणीय वेग भी पृथ्वी के अक्ष के बराबर होगा। तीसरा कह रहा है कि यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। तो स्टूडेंट्स, आप खुद सोचेंगे, जब ये इस तरह से चक्कर लगाएगा एक पृथ्वी का, भू स्थिर उपग्रह तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन जब ये चक्कर लगाएगा तो क्या ये एक जगह पर स्थिर रह सकता है? यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहता है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ये खुद भी घूर्णन करता है और ये पृथ्वी का भी परिक्रमा करता है। तो यह विषुवत, ये जो है अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, ये बात आपके यहाँ पर हो गई गलत। आई बात समझ स्टूडेंट्स? ये गलत हो गई। यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बात सही है, लेकिन एक जगह स्थिर होता है, ये बात गलत हो गई। तो आगे होगी बात समझ स्टूडेंट्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्टूडेंट्स की दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, घटता है, या बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है? तो ऐसा बात नहीं स्टूडेंट, जब दाब बढ़ाने से जो बर्फ का गलनांक होता है वो हमेशा घट जाता है, क्योंकि वो जब भी आप अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, इस बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर अगर आप कोई और एक बर्फ़ का टुकड़ा रख देंगे तो इसमें दबाव के कारण क्या होगा, ये जो नीचे वाला आपका बर्फ़ है इसका जो गलनांक है वो कम हो जाएगा।
यानी ये पिघलना जो इसका स्पीड है वो पहले जितना तेज़ी था वो उसमें अब कमी होने लगेगा। और इसे अगर आप खुले में सिर्फ इस तरह से छोड़ देंगे तो ये तेज़ी से पिघलेगा, ये जल्दी पिघल के आपका पानी बनेगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो दबाव बढ़ने से क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की अनुदैर्घ्य तरंग किसमें से नहीं गुजर सकती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझना होगा अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है स्टूडेंट्स, इसे आपके माध्यम में चलने के लिए कण की ज़रूरत होती है। ये कण के सपोर्ट से चलता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो जब भी इसको कण चाहिए तो कुछ ना कुछ तो कण चाहिए, चाहे वो ठोस के रूप में हो, चाहे द्रव के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो। जैसे आपके ध्वनि, ध्वनि क्या है, साउंड। साउंड जो हवा में चलता है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग का काम करता है। तो जब भी ध्वनि को चलना होगा तो उसे कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए होगा, कम से कम हवा यानी गैस। इसलिए अनुदैर्घ्य तरंग आपके जो होता है निर्वात में ये नहीं चल सकता है, ये माध्यम के कण के सपोर्ट से चलता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, जो आपके स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र जो होते हैं वो एक तरह का स्टूडेंट्स ये इस तरह का मशीन होता है जो कि आपके उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज पे वो क्या करता है, उसका उपयोग करके अगर इसको हम कहीं खुले में लगा दें तो ये जो हवा जो बहती है, इस हवा में जो भी चाहे धूल कण है, चाहे आपके धुआं है, यानी जो भी इसमें मिला हुआ होता है उसको ये क्या करता है, खींच के अपने अंदर समा लेता है। एक तरह का वैक्यूम क्लीनर भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये उसी तरह से वैक्यूम क्लीनर भी काम करता है, वो प्रेशर से जो है अपने अंदर वो जो होता है आवेश के कारण उसे खींच लेता है जो गंदगी होती है। तो इसी प्रकार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ये आपके कहीं भी हम लगा दें तो ये क्या होता है, वायु से धूल और धुआं को खींच लेता है। ये वायु को प्रदूषण नियंत्रित करता है। आई बात समझ स्टूडेंट? तो किसके प्रदूषण के नियंत्रण में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, वायु प्रदूषण के नियंत्रण में करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स की जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, जब आप बर्फ के दो घन को आप इस तरह से बर्फ के दो घन को आप यहाँ इस तरह से रख देते हैं, अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये इस बर्फ़ का जो अंश होता है ये पिघलना शुरू होता है हल्का सा। जब ये पिघलता है नीचे का बर्फ़, जब दोनों का ये जो भाग होता है ये इसके बीच में इस जगह पर ये यहाँ पर जो आपके पानी का जो अंश होता है ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है पानी का, तो ये हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन नीचे वाले का और ऊपर वाले जो दोनों का हाइड्रोजन ये क्या होता है आपस में मिलकर यहाँ पर ये क्या करता है, एक तरह का बॉन्ड बना लेता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है जिस कारण वे दोनों क्या होते हैं, एक जुड़कर एक घन बन जाता है। तो ये किस कारण होता है, हाइड्रोजन आबंध रचना के कारण हो जाता है। जो दोनों के पानी का जो होता है वहाँ पर हाइड्रोजन होता है वो एक दूसरे से मिक्स हो करके एक बॉन्ड बना लेता है। इसी कारण क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जब दबाते हैं तो वो एक घन बन जाता है और इस कारण ये पिघलता भी कम है। बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स की सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। तो स्टूडेंट्स सूर्य के प्रकाश में जो होते हैं आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कई प्रकार के जो होते हैं भाग होते हैं, जिसमें कि आपके पराबैंगनी किरण होती है,
ये तो अल्ट्रावायलेट है जो कि बहुत ही घातक होती है। ये तो गर्म नहीं करता है, ये तो जला देता है किसी चीज़ को। लाल प्रकाश जो होता है ये किसी चीज़ को गर्म करने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है। अब आपके आते हैं अवरक्त प्रकाश। तो अवरक्त प्रकाश क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपके ऊर्जा वाला भाग होता है जो कि किसी चीज़ को ऊर्जा देने का काम करता है। और अवरक्त प्रकाश ही जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपके किसी भी चीज़ को गर्म करने में इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? यानी कि जब भी आपका सौर कुकर गर्म हो या आपके कोई पृथ्वी का जल का स्तर जो गर्म होता है, वो सभी आपके किसके कारण गर्म होते हैं? अवरक्त प्रकाश के ही कारण गर्म होते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। कण किसके साथ चल रहा है? एक समान चाल या एक समान वेग, एक समान त्वरण या परिवर्तित त्वरण के साथ। तो किसके साथ चल रहा है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात है, यहाँ पर आपको कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? वेग समय ग्राफ। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है आपके वेग बटे समय। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? जब भी आप किसी ग्राफ पर इस पे वेग ले ले और इस पे समय ले ले, तो ये वेग समय ग्राफ जो आपको आरेख देगा वो किसका देगा? वो हमेशा त्वरण का देगा। तो अगर y बराबर mt प्लस v है तो वो हमेशा आपको क्या देगा? एक समान त्वरण के साथ का वो कण का ये निर्देश देगा, यानी वो एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? जब भी वेग समय ग्राफ होता है y बराबर mt प्लस v, तो वो आपके त्वरण का बात वहाँ पर आती है। आई बात समझ में? त्वरण कैसे हुआ? त्वरण बराबर वेग बट्टे समय। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग इसके समय की बात करेंगे, ये सब कब किया गया, तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी घटना पहले हुई। तो ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सामान्य सिद्धांत था वो आपके E बराबर mc स्क्वायर का था, ये तो आप लोग जानते हैं। और ये किस वर्ष दिया गया था स्टूडेंट्स? ये 1905 में दिया गया था, ये आपके 1905 में दिया गया। इसके बाद आपका है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत जो होता है E बराबर hv होता है स्टूडेंट। E बराबर hv आप लोग जानते हैं, h तो नियतांक होता है और v जो प्रकाश की आवृत्ति है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो आपके hv जो ये दिया गया, ये 1900 में के आसपास में दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, गुगली एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। तो ये रेडियो तरंग का प्रयोग करके ये जो प्रथम बेतार संकेत दूर तक भेजा था, ये आपके 1874 में भेजा था। और राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक जो विमान उड़ाया, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट बंधु विमान उड़ाया, उस विमान उड़ाने से पहले वो लोग ग्लाइडर का प्रयोग किया। 1900 से लेकर 1903 तक ये लोग ग्लाइडर को उड़ाया, लेकिन 1903 में आकर के ये लोग सफलतापूर्वक पहली बार विमान को उड़ा दिया। तो यहाँ से देखा जाए तो 1874 यानी सबसे पहले इसमें से कौन काम हुआ? सबसे पहले प्रथम जो है आपका बेतार संकेत भेजने का काम ये सबसे पहले हुआ। आई बात समझो स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? यानी ध्वनि से वो देख सकता है। तो स्टूडेंट्स जब आप चमगादड़ को तो जानते होंगे। चमगादड़ क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे कि हम लोगों ने उस दिन जो श्रवण सीमा होती है, हमने आपको बताया था स्टूडेंट, जो श्रवण सीमा होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। हम लोग यहाँ तक की जो ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि बहुत स्लो साउंड होती है। लेकिन जो चमगादड़ होता है स्टूडेंट्स, वो आपके इस 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को सुन सकता है। और ये चमगादड़ जो होता है प्राश्रव्य तरंग निकालता है। ये जो आवाज़ निकालता है
और इसी आवाज़ से ये अपने सामने की जो वस्तुएं होती है उसका अनुमान लगाता है कि वो कितनी दूरी पर होती है। इसलिए स्टूडेंट्स वो ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते, वो प्राश्रव्य तरंग है। तो ये स्टूडेंट्स चमगादड़ इसका प्रयोग करता है और चमगादड़ इसी ध्वनि को आँख के रूप में प्रयोग कर लेता है। भले उसको दिखता नहीं हो दिन में, लेकिन वो अपने आवाज़ से ही सामने की चीज़ों का पता लगा लेता है। ये बात समझते हैं। तो ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग कौन करता है? ये चमगादड़ करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको एक चीज़ को देखना होगा, पूरा आकाश ही नीला दिखता है, यानी ये जितना भी आकाश है ये सभी आपको क्या होता है? नीला दिखने लगता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब हर जगह प्रकाश समान रूप से फैला हुआ है। जैसे आप क्या करो स्टूडेंट्स, आप कोई एक लाल कलर की या किसी भी कलर की एक कोई वस्तु को आप ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर इस पर कि सीधा प्रकाश पड़ता हो, और इसके बाद आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स कि इसके कारण अगर कोई रूम आपका सफ़ेद रूम है, ये पूरा रूम आपको लाल लाल दिखता होगा। ये क्या होता है? ये लाल रंग जो होता है जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है? ये पूरा प्रकाश को फैला देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, जो उस समय क्या होता है जब आसमान में नीला रंग होता है, तो इस जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसको क्या होता है, किसी भी कण से जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है, मानकर चलो स्टूडेंट्स ये नीला प्रकाश है और कोई कण से ये टकरा गया, तो जैसे ये कण से टकराता है तो ये चारों ओर फैल गया। तो अगर नीला कण टकराए तो नीला चारों ओर फैलने लगा। इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चारों ओर फैल रहा है इस तरह से, और इस तरह से ये पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। तो पूरा आकाश ही क्या होता है? नीला दिखने लगता है। लेकिन वही जब बादल इसे घेर ले तो वहाँ पर थोड़ा कलर बदल जाता है। बात समझ स्टूडेंट? तो आकाश नीला दिखता है या अगर सुबह के समय पूरा लाल दिखता है तो ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश के छितरने के कारण ऐसा होता है। क्योंकि प्रकाश सिर्फ केवल सीधी रेखा में नहीं चलती है, चलती तो सीधी रेखा में, लेकिन ये अपने आसपास ये कण से टकराने के बाद छितर जाती है। तो इसलिए क्या होता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसी गुण के कारण आपके चारों ओर प्रकाश दिखती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतर करने का साधन है? देखिए स्टूडेंट्स, डायनेमो क्या होता है? ये एक प्रकार का यांत्रिक मशीन होता है। जब हम इसे कहीं भी लगा देते हैं और जब स्टूडेंट्स इस डायनेमो को तेज़ी से जब घुमाया जाता है, ये क्या करता है? विद्युत पैदा करता है। ये तो आप लोग को पता होगा। तो आप सोचिए, अगर ये यंत्र है और यंत्र को घुमाने से विद्युत पैदा हुआ, तो विद्युत कहाँ से आया? इस यंत्र के ऊर्जा से ही तो विद्युत आया। यानी ये डायनेमो क्या किया, जो यांत्रिक ऊर्जा था उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वार्ट्ज को समझना है। क्वार्ट्ज होता है ये एक खनिज होता है। ये धरती में पाया जाने वाला एक तरह का खनिज है। आप इसे रेत में या चट्टान में प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि अक्सर आप लोगों ने सुना घड़ी में लोग चाबी देते हैं। चाबी देने से क्या होता है, हम लोग इस पर दबाव देते हैं। स्टूडेंट्स जब हम लोग किसी क्वार्ट्ज में दबाव देते हैं तो जैसे ही दबाव पड़ता है तो ये क्या होता है, ये क्वार्ट्ज में एक गुण होता है कि दबाव के कारण एक मामूली सा वोल्टेज पैदा करता है। और ये वोल्टेज क्या होता है, कंपन लाता है। और जब कंपन लाता है तो ये क्या होता है, इसका पार्ट्स हिलने लगता है, कंपन कर रहा है, और ये बिजली संकेत भेजते रहती है। इसी कारण क्या होता है, आपकी घड़ी चलते रहती है। तो जो आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है, ये आपके क्या होता है कि ये दाब विद्युत प्रभाव पर काम करती है। आई बात समझते हैं? दाब विद्युत प्रभाव पर ये काम करती है। आप इसे बैटरी से भी चला सकते हैं कि बैटरी में भी आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है, ये करंट को लेकर के उसमें ज़्यादा वो आपका काम करता है। और बैटरी वाली घड़ी में आपको चाबी वाली घड़ी में लगातार चाबी देनी पड़ती है, लेकिन बैटरी घड़ी में ये दबाव बैटरी के द्वारा बनाता है और चाबी वाले में ये खुद चाबी के दबाव से दबाव बनाता है।
आई बात समझ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? तो आप अक्सर स्टूडेंट्स देखते होंगे कि जहाँ पर खुले में अगर आग लगी होती है तो हवा का इसकी लपटें और तेज होने लगती है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपको समझने की बात है स्टूडेंट्स कि जब भी यहाँ पर आग लगती है और तेज़ आग लगती है, जितनी तेज़ आग होगी तो ये जो आसपास की जो हवा होती है इसे तो बहुत गर्म कर दिया ये, और गर्म हवा हमेशा क्या होती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। जब गर्म हवा ऊपर की ओर जाने लगती है तो गर्म हवा तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हो जाती है, ऊपर की ओर भागने लगती है। लेकिन अब ये जो ऊपर की ओर भागती थी, ये जो खाली जगह होता है, इस खाली जगह को कौन भरेगा? इस खाली जगह को ठंडी हवा भरेगा। आ रही बात समझ में? जब हवा गर्म होकर ऊपर जाने लगती है तो इस खाली जगह में ठंडी हवा आती है, और ठंडी हवा में फिर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो आग को क्या करेगी? तेज ही करेगी। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि क्योंकि आसपास की जो गर्म वायु होती है ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। ठंडी आग में क्या, ठंडी हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये आग को और तेज़ करने लग जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो पवन है वो आग को भड़का रही होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इसे आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि दर्ब का ये गुण होता है कि जब उससे कोई आपके जो कण होते हैं, ये कण अगर इसको बिल्कुल ही नज़दीक मिलता है तो इस कण के माध्यम से ये दर्ब क्या होता है, ये धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगता है, जिसे हम लोग केशिका क्रिया कहते हैं। तो केशिका क्रिया परिघटना के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ में दर्ब हमेशा क्या होता है, ये ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो इसके कारण क्या होता है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिका क्रिया परिघटना के कारण होती है। इसी कारण क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम किसी गिलास में एक पाइप रख दें तो आप देखेंगे कि इस पाइप के अंदर जो होता है आपका जो पानी होगा वो हमेशा इस पानी के लेवल से हमेशा थोड़ा ऊपर ही होगा। तो ये भी एक केशिका क्रिया का ही एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ पर इतना क्वेश्चन था। एक और क्लास होगी जिसमें कि हम लोग आज यहाँ पर 35 क्वेश्चन कंप्लीट मैंने किया, और कल जो क्लास होगी स्टूडेंट्स उसमें आपकी पूरी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं बहुत जल्द वो क्लास लेकर आने वाला हूँ, और जो लोग नए इस क्लास को देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।